बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए काज़ाकिस्तान रवाना हो गए हैं। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के दौरान वजीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों से अहम मुलाकातें भी करेंगे, जबकि इत्तलात के मुताबिक कल उनकी मुलाकात रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी होगी। वजीर आज़म नवाज शरीफ 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए शंघाई ताउन तंजीम का जो सिलसिला है उसके लिए काज़ाकिस्तान रवाना हुए। इस इजलास में शिरकत करेंगे, मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से अहम मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ भी उनके हमरा है, विफाकी वज़रा भी उनके हमरा हैं। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ जावेद बलोच से। जावेद, बताइएगा इस हवाले से अभी तक मज़ीद क्या तफसीलात आ रही हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए रवाना हो चुके हैं। ये 2 रोज़ा इजलास है जिसमें पाकिस्तान की मुस्तकिल तकनीर का मामला भी उठाया जाएगा और ज़रा ये बता रहे हैं कि इस इजलास के दौरान पाकिस्तान को शंघाई ताउन तंजीम का मुस्तकिल रुकन भी जो है वो बना लिया जाएगा। इसके साथ साथ इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। रूस के सदर से उनकी मुलाकात तय हो चुकी है, जबकि जो बाकी सरबराहान मुमलिकत हैं उनसे भी 2 तरफा तल्लुकात पर बातचीत की जाएगी। इसी के साथ साथ उनके जो वफद है वज़ीर आज़म का, उसमें आला सतही लोग मौजूद हैं, जिसमें वज़ीर आला पंजाब शामिल हैं। वफाकी वज़रा की बड़ी तादाद उनके साथ है, जो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी सतह पर जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा से भी मुलाकातें करेंगे। शुक्रिया जावेद बलोच, सारी सूरत हाल से आगाह करने के लिए। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से हम मुलाकातें भी करेंगे, खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत होगी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत और मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से हम मुलाकातें। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर काज़ाकिस्तान रवाना हो गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ और विफाकी वज़रा भी उनके हमरा हैं। और वज़ीर आज़म के बेटों की पेशियों का सिलसिला अभी थमा नहीं। JIT ने शेड्यूल तब्दील कर दिया। हसन नवाज आज, जबकि हुसैन नवाज कल मुश्तरका तहकीकाती टीम के रूबरू पेश होंगे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के बेटों की पेशियों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने शेड्यूल तब्दील कर दिया है। ये शेड्यूल रात गए तब्दील किया गया। हसन नवाज इत्तलात के मुताबिक आज, जबकि हुसैन नवाज कल मुश्तरका तहकीकाती टीम के रूबरू पेश होंगे। वज़ीर आज़म के बेटों की JIT में पेशियों का मामला, मुश्तरका तहकीकाती टीम ने शेड्यूल तब्दील कर दिया। हुसैन नवाज की बजाय आज हसन नवाज को तलब कर लिया। ज़रा का कहना है कि JIT का शेड्यूल रात का अचानक तब्दील किया गया। हसन नवाज को जुमे की सुबह 10 बजे तलब किया गया था, ताहम अब वो 1 दिन पहले पेश हो रहे हैं। हसन नवाज की JIT के रूबरू ये दूसरी पेशी है। आज की JIT के सवालों का जवाब देंगे। ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आज़म के बड़े बेटे हुसैन नवाज कल मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होंगे। JIT के सामने ये उनकी चौथी पेशी होगी। हुसैन नवाज ने JIT पर अदम एतमाद करते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से दरखास्त भी दायर कर रखी है। पनामा केस की तहकीकात करने वाली JIT में हसन नवाज की पेशी का मामला। जुडिशल एकेडमी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि JIT मेंबरान भी पहुंच चुके हैं। हसन नवाज की दूसरी पेशी है, जिसमें वो आज अपना बयान कलमबंद करवाएंगे। हसन नवाज की आज JIT के सामने पेशी के दौरान सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। आज दूसरी बार हसन नवाज JIT के सामने पेश होंगे और अपना बयान कलमबंद करवाएंगे। नुमाइंदा न्यूज़ जावेद बलोच हमें बताएंगे मजीद तफसीलात। जावेद, आज दूसरी बार हसन नवाज पेश हो रहे हैं मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने। जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म के साहबजादे हसन नवाज की पेशी है JIT में। हसन नवाज की आज दूसरी पेशी है, जिसके लिए यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। एंटी टेरर स्क्वाड यहाँ मौजूद है, पुलिस की भारी तादाद यहाँ पर मौजूद है। JIT के मेंबरान यहाँ पहुँच चुके हैं, जिनका अपना इजलास जुडिशल एकेडमी में शुरू हो चुका है। जो हसन नवाज को आज 11 बजे का वक्त दिया गया है। उनकी जो प्रोटोकॉल स्क्वाड है, जो सिक्योरिटी है वज़ीर आज़म हाउस की, वो भी यहाँ पहुँच चुकी है। हसन नवाज ऐसे मुख्तलिफ जो है वो रिकॉर्ड भी तलब किया गया है, जो आज वो अपने साथ लेकर आएंगे और JIT के सामने पेश करेंगे। इसके बाद जो है वो कल हुसैन नवाज को पेश होने के लिए तलब किया गया है। उन्हें नोटिस जारी किया गया है। दोनों साहबजादों पर जो है वो उनके सवालात का सिलसिला जारी है, जिसमें मज़ीद अहम पेशरफ्त के तवक्को है।
मैं आपको ये भी बताऊं कि जो कल से सूरत हाल पैदा हो चुकी है, हुसैन नवाज़ की तरफ से दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की गई है JIT के मुतल्लिक, और इसके साथ साथ जो नून लीग के रहनुमाओं के बयानात हैं JIT के मुतल्लिक, उनको मुतनाज़ा बनाने के हवाले से, जो उन पर एतराज़ात के हवाले से, वो भी बड़े अहम हैं। जो आज की पेशी के दौरान उसका भी असर इस पेशी पर हो सकता है। और JIT भी अपनी एक दरख्वास्त, जैसा कि कल वाजिद शाह ने बताया था कि हम भी जो है वो एक आईनी दरख्वास्त देने जा रहे हैं, जिसकी भी तैयारी आज शुरू कर दी जाएगी। जावेद, ये बताइएगा कि जो तब्दीली हुई है पेशी के हवाले से, हुसैन नवाज ने आज पेश होना था लेकिन हसन नवाज पेश हुए हैं, तो इस हवाले से कुछ डिटेल्स दीजिएगा। बिल्कुल, पहले जो शेड्यूल जारी हुआ था वो यही था कि पहले हुसैन नवाज पेश होंगे, उसके बाद हसन नवाज ने पेश होना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पेशी के बाद शाम को जो है ये शेड्यूल तब्दील किया गया और दोबारा नोटिस जारी किए गए हैं। हसन नवाज को आज तलब किया गया और हुसैन नवाज को कल तलब किया गया है। इस वाले से जो है वो ये पेशरफ्त बड़ी अहम है कि अचानक शेड्यूल तब्दील करके हसन को आज और फिर हुसैन को तलब किया गया। इससे लग यूँ रहा है कि JIT के जो सवालात हैं, जो कतरी सरमायाकारी के हवाले से, मनी ट्रेल के हवाले से JIT मुतमईन नज़र नहीं आ रही, जिसके लिए इन्हें बार बार जो है वो तलब किया जा रहा है और बार बार रिकॉर्ड भी मांगा जा रहा है। ये सवालात जब होंगे तो उसके बाद जो है वो शाम को सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होगी। बहुत शुक्रिया जावेद, आपने अभी तक की तफसीलात से आगाह किया। JIT के सामने हुसैन नवाज की पेशी के दौरान उनकी तस्वीर कैसे लीक हुई, सुप्रीम कोर्ट ने JIT से तहरीरी जवाब मांग लिया है। JIT ने तहकीकात में दुश्वारियों का इंकशाफ भी किया है। जस्टिस एजाज अफजल कहते हैं कि JIT को तहकीकात मुकम्मल करने के लिए मुकर्ररा वक्त से एक दिन भी जायद नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में JIT की 15 रोजा कारकर्दगी रिपोर्ट जमा। JIT तहकीकात के दौरान दुश्वारियों और मसाइल का शिकार, रिपोर्ट में इंकशाफ। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए, JIT को तहकीकात के दौरान जिन दुश्वारियों और रुकावटों का सामना है वो तहरीरी सूरत में सुप्रीम कोर्ट को आगाह करे। सुप्रीम कोर्ट में हुसैन नवाज की पेशी के दौरान तस्वीर लीक होने का मामला भी उठाया गया। हुसैन नवाज के वकील ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट JIT की वीडियो रिकॉर्डिंग लीकेज की तहकीकात के लिए हाजिर सर्विस जजेस की सरबराही में कमीशन तश्कील दे। जस्टिस एजाजुल हसन बोले, हुसैन नवाज की वीडियो लीक नहीं हुई बल्कि वो तो सिर्फ एक स्क्रीनशॉट है। अदालत ने हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होने के मामले पर JIT से 12 जून तक तहरीरी राय तलब कर ली। कैमरामैन साजिद महमूद के साथ जहांजेब अब्बासी, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। कौमी असेंबली का इजलास आज फिर होगा। अपोजिशन जमातों की जानिब से तकारीर सरकारी TV पर न दिखाए जाने के मामले पर इजलास के दौरान एहतजाज और वॉकआउट किए जाने का भी इम्कान है। कौमी असेंबली के आज के इजलास की कार्रवाई अपोजिशन जमातों की हिकमत अमली के हवाले से आपको मजीद भी डिटेल्स देंगे। आज भी अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किए जाने का इम्कान है और अपोजिशन की जानिब से कौमी असेंबली का हंगामा खेज इजलास होने का इम्कान है। अपोजिशन को यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनकी तकारीर सरकारी TV पर नहीं दिखाई जाती हैं। तमाम पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनकी ये डिमांड है कि उनका जो बयान है उसे बराह रास्त दिखाया जाए। अली शेर हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। अली शेर, बताइएगा अभी मजीद क्या डिटेल्स आ रही हैं, अपोजिशन ने क्या लाए अमल तैयार किया है एहतजाज का? जी, अपोजिशन ने जो काफी यानी तकरीबन एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है जो अपोजिशन ने लाहा अमल तैयार किया हुआ है और वो उसी पे अमल दरामद कर रही है, जो कि हुकूमत मुसलसल मुज़ाकरात करने के बाद पीछे हट जाती है। इस वजह से अभी तक अपोजिशन जो है वो भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटी और वो ये है कि PTV पर हुकूमत और अपोजिशन के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनकी तकारीर जो है वो लाइव दिखाई जाए। जो परसों के रोज स्पीकर ने मुज़ाकरात कारी की थी, मुसालहत की थी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, उसमें हुकूमत ने कहा था कि वो 4-4 घंटे के जो तजवीज़ है कि 4 घंटे हुकूमत और 4 घंटे अपोजिशन को देने की जो अपोजिशन की तजवीज़ है उस पर गौर करेगी, लेकिन उस पर जवाब नहीं दिया गया, जिसकी वजह से कल अवामी असम्बली पार्लियामेंट हाउस के बाहर लगाई गई। आज फिर अपोजिशन जो है वो इजलास में आएगी और खुर्शीद शाह एक सख्त तकरीर करेंगे और उसके बाद अपोजिशन वॉकआउट कर जाएगी और उसके बाद जो है वो कोरम, अक्सर औकात कोरम पूरा नहीं होता, हुकूमत के अरकान पूरे नहीं होते, लेकिन तकरीर का सिलसिला जारी होता है। यूं ही कोई रुकन जो है वो अपोजिशन का कोरम की निशानदेही के लिए आता है, या तो कोरम खत्म हो जाता है या कोरम की निशानदेही से पहले इजलास खत्म कर दिया जाता है। इस बात का इम्कान है कि आज भी यही हो। बहुत शुक्रिया अली शेर, आपने अभी तक की तफसीलात दी।
उधर फैसलाबाद में चिकन पॉक्स की वबा बेकाबू हो गई है। चिकन पॉक्स से मुतासरा मरीज लाए गए हैं मजीद 4 अलाइड अस्पताल में, जबकि सिविल अस्पताल में भी मरीज दाखिल किए गए हैं। जिले भर में चिकन पॉक्स के रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 2000 से तजावुज कर गई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे फैसलाबाद में अपने नुमाइंदे शौकत वट्टू से। शौकत, बताइएगा इस वक्त वहां पर चिकन पॉक्स की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जो चिकन पॉक्स का मर्ज है वो इंतहाई खतरनाक सूरत अख्तियार कर गया और रोजाना जो है 10 से 15 मरीज इस मर्ज में मुब्तला होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में आ रहे हैं। और महकमा सेहत की तरफ से जो तमाम इकदाम किए गए थे वो बिल्कुल नाकाफी साबित हो रहे हैं। वैक्सीन भी यहाँ पर शार्ट हो चुकी है और जो मरीजों के लवाइकी हैं उनको बचाव के लिए वैक्सीन भी नहीं लगाई जा रही, क्योंकि 7000 बोतलें दी गई थी जो खत्म हो चुकी हैं। इसके अलावा जो फैसलाबाद में चिकन पॉक्स के रजिस्टर्ड मरीजों की तरह जिला भर में वो 2100 से तजावज कर गई है, जबकि अब तक इससे जो है वो 27 हलाकतें हो चुकी हैं। आलमी इदारा सेहत ने भी महकमा सेहत को हंगामी इकदाम करने की हदायत की थी और कहा था कि पूरे जो फैसलाबाद है उनमें जितने भी बुनियादी मराकज़ सेहत है वहां पर हंगामी काउंटर टाइम के दर्ज कर दिए जाएं और जो भी मरीज आए उसको जो है वो रजिस्टर करके आगे महकमा सेहत के जो बड़े अस्पताल है वहां पर मुंतकिल किया जाए। लेकिन महकमा सेहत अभी तक ये भी इकदाम मुकम्मल नहीं कर सका, जिसकी वजह से ये चिकन पॉक्स मर्ज है जो ये इंतहाई जो खतरनाक सूरत है। बहुत शुक्रिया शौकत वट्टू, अपडेट कर रहे थे फैसलाबाद से। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के हाथों जख्मों से चूर शाहीनों ने प्रोटीज पर वार करके क्रिकेट के हलकों को हैरत में डाल दिया। टीम ने जनूबी अफ्रीका को 19 रन से शिकस्त दे दी। फैसला डकवर्थ लुइस कानून के तहत हुआ। कप्तान सरफराज ने कामयाबी का नतीजा तीनों शोबों को करार दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रीन शर्ट्स का शानदार कमबैक। बर्मिंघम से बारिश से मुतासरा मैच में जनूबी अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को पाकिस्तान ने 219 रन पर ढेर कर दिया। डेविड मिलर 75 रन नॉट आउट के साथ टॉप स्कोरर थे। कौमी टीम हदफ के ताक़ुब में मुहताद अंदाज में आगे बढ़ी। 119 के मजमूई स्कोर पर 3 खिलाड़ी आउट थे। फखर जमान 31, मोहम्मद हफीज 26, जबकि अजहर अली 9 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम 31 और शुएब मलिक 16 रन के साथ क्रीज पर मौजूद थे। बारिश के बायस मैच रुका तो उस वक्त डकवर्थ के तहत पाकिस्तान को 19 रन की बढ़तरी हासिल थी। मुसलसल बारिश के बायस मैच जल्द खत्म करना पड़ा और पाकिस्तान ने इस मैच में फतह पाई। कप्तान सरफराज अहमद ने कामयाबी की वजह तीनों शोबों में भरपूर मेहनत को करार दिया। कहते हैं अहम मैच जीतने की जरूरत थी। I think it's very important winning game for us. I think credit goes to the especially bowlers and then fielders. The all department we are very good today. हसन अली 3 विकेटें हासिल करके मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर एक बार फिर इवेंट में अपनी जगह मुस्तहकम बना ली। फखर जमान की उम्दा बल्लेबाजी ने शायकीन के दिल मोह लिए। न्यूजीलैंड के साबिक कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ने भी फखर जमान को शानदार खिलाड़ी करार दिया है। शाहीनों ने एक बार फिर उड़ान भरी। शानदार कमबैक में स्पिनर्स और बल्लेबाज दोनों छा गए। चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू करने वाले फखर जमान ने उम्दा खेल पेश करते हुए 23 गेंदों पर 6 चौकों समेत 31 रन स्कोर किए। फखर जमान की बैटिंग का अंदाज देखकर न्यूजीलैंड के साबिक कप्तान स्टीवन फ्लेमिंग भी खामोश न रह पाए और सवाल किया फखर जमान को अब तक कहां छुपा रखा था। उन्होंने पाकिस्तानी टीम को शानदार खेल पेश करने पर मुबारकबाद भी दी। लगता है कि भारत ने शिकस्त पाकिस्तानी बॉलर्स को झंझोड़ दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बॉलिंग लाइन पूरे जोबन पर नजर आई। फास्ट बॉलर्स हो या स्पिनर, सभी ने खूब जान लगाई। नंबर 1 टीम शाहीनों के खिलाफ खुलकर न खेल सकी। बल खाती गेंदें, तूफानी यॉर्कर्स, उड़ती विकेटें, चकराते बैट्समैन, बॉलर्स की फॉर्म वापस आ गई। ना खुलकर रन्स बनाने दिए, ना विकेट पर टिकने दिया। हसन अली की 3 विकेटें, इमाद और जुनेद के 2-2 शिकार। शिकस्त ने झंझोड़ दिया या तनकीद काम कर गई।
वजह कुछ भी हो, बॉलिंग लाइन फिर से उम्मीदों का मरकज बन गई। डकवर्थ लुइस फार्मूला जनूबी अफ्रीका की टीम के गले की हड्डी बन गया। इस फार्मूले के तहत साउथ अफ्रीका को कब और कैसे शिकस्त हुई, जानते हैं इस रिपोर्ट में। डकवर्थ लुइस फार्मूला साउथ अफ्रीकन टीम का साए की तरह पीछा करने लग गया। प्रोटीज की मेहनत पर पानी फेरने वाला फार्मूला 2015 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता जिताया मैच छीन ले गया। इससे पहले 2003 में इसी फार्मूले के तहत श्रीलंका के खिलाफ साउथ अफ्रीका की जीत शिकस्त में बदल गई। 1992 में साउथ अफ्रीका के इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भी प्रोटीज को डकवर्थ लुइस फार्मूले के तहत शिकस्त हुई। चैंपियंस ट्रॉफी के 8वें मैच में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। आइलैंडर्स की नाकामी इन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर देगी। मैच लंदन के ओवल ग्राउंड में खेला जाएगा। श्रीलंका और भारत की टीमें दोपहर 2:30 बजे आमने सामने होंगी और भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 किया था, जबकि श्रीलंका को इफ्तिताही मुकाबले में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले में नाकामी का सामना करना पड़ा था। मैच लंदन के ओवल ग्राउंड में आज खेला जाएगा। अहम मुकाबला है चैंपियंस ट्रॉफी के इस टूर्नामेंट का। श्रीलंका और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। इससे पहले श्रीलंका को भी शिकस्त हो चुकी है, जबकि इस 8वें मैच में आज श्रीलंका को अगर नाकामी होती है तो श्रीलंकन टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। और अब बात करेंगे बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग कुछ देर बाद होगी। बरतानवी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे, जबकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बजे पोलिंग शुरू होगी। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए 3000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली 965 खवातीन में 11 पाकिस्तानी नैयाद खवातीन भी मुख्तलिफ सियासी जमातों की नुमाइंदगी कर रही हैं। हुक्मरान कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है, जबकि बरतानवी पार्लियामेंट में किसी भी जमात को अक्सरियत के लिए 326 नशिस्तों की जरूरत होगी। हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी के अलावा स्कॉटिश नेशनल पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट्स, यूकप और ग्रीन पार्टी भी अपने उम्मीदवार सामने लाई है। बरतानिया में आम इंतखाबात, किसके सर सजेगा वजारत उस्मा का ताज? बरतानवी अवाम फैसला देंगे। बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए 50,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। बरतानवी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक पोलिंग स्टेशन में वोट डाले जाएंगे। अगर कोई वोटर ठीक 10 बजे पोलिंग स्टेशन पहुंच जाता है तो वो भी वोट डालने का हकदार होगा। बरतानिया में होने वाले सर्वेस के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी मकबूलियत में पहले, जबकि लेबर पार्टी दूसरे नंबर पर है। बरतानवी अखबारात के मुताबिक मैनचेस्टर में होने वाले हमलों के बाद से हुक्मरान जमात की मकबूलियत में कमी आई है। पाकिस्तान की बेटी लाहौर में पैदा होने वाली आमना अहमद बरतानिया में इंतखाब लड़ रही हैं। वो कहती हैं कि वो लिबरल डेमोक्रेट्स के साथ इसलिए हैं क्योंकि इस जमात ने इराक जंग की मुखालफत की थी। आमना अहमद का यह भी कहना है कि उनकी पार्टी एक उसूल पसंद जमात है। शादी तो होगी। आमना अपनी शादी और इंतखाबात की तैयारियां साथ साथ ही कर रही हैं। मैं जीतूंगी या नहीं, शादी तो होगी। आमना अहमद लाहौर में पैदा हुई और लंदन में पली बढ़ी। पाकिस्तान से आए हैं कि अब वी आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी और जो हम कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी वैल्यूज यहाँ पे आके वो अप्लाई कर रहे हैं। वो स्टर्न के हलके से लिबरल डेमोक्रेट्स की उम्मीदवार हैं। लिबरल डेमोक्रेट्स वर द ओनली पार्टी वो इराक वॉर के खिलाफ थे। उनका कहना है कि उनकी पार्टी एक असूल पसंद जमात है। और अब आपको बताते हैं करोड़ों के अंडे सारे ही गंदे। पंजाब फूड अथॉरिटी ने पाउडर तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा और बिस्किट्स के पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री से 1.5 करोड़ मालियत के 11 लाख गंदे अंडे पकड़े गए। मजीद तफसीलात भी आपको बताएंगी लाहौर से रूबा अरूज। रूबा, बताइएगा क्या तफसीलात है?
जी बिल्कुल, लाहौर की हुदूद में मांगा मंडी के करीब अलवाहा एग प्रोसेसिंग नामी यूनिट पर अंडे जो है वो तोड़कर उनकी जर्दी और सफेदी अलग करके बिस्किट बनाने के लिए पाउडर तैयार किया जा रहा था। और पाउडर बनाने वाली इस फैक्ट्री में 1.5 करोड़ मालियत के तकरीबन 11 लाख अंडे ऐसे थे जो कि गंदे पाए गए। और इस बेस पर फैक्ट्री को न सिर्फ सील कर दिया गया है बल्कि मजीद जुर्माना भी किया गया है। इस हवाले से आपको मजीद जो हम बताते चलें कि 4 रोज पहले भी इस फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, इसको सील किया गया था, लेकिन गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर फिर से काम जारी किया गया था। बैकडोर विजिलेंस सेल ने जब रैकी की तो फिर दोबारा से आज इसको यहाँ पर सील किया गया। मालिकान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और साथ ही साथ जो डीजी फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल है, उनका कहना है कि मिलावट माफिया जितना भी होशियार हो कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता और मिलावट के खात्मे तक वो सख्त तरीन सजाओं की तजावीज़ दे चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया रूबा, आपने सूरत हाल से हमें आगाह किया। खुराक में मिलावट के बाद बात करेंगे लोड शेडिंग की। कभी मेन लाइन ट्रिप कर जाती है तो कभी ट्रांसफार्मर्स जवाब दे जाते हैं। बिजली की तवील बंदिश अवाम का मुकद्दर बन गई है। बलूचिस्तान में मेन लाइन ट्रिप करने से कोयटा समेत 8 अजला को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। दूसरी जानिब हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में 6 रोज से बिजली बंद है, जिस पर शहरी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। बलोचिस्तान में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, कोयटा समेत 8 अजला तारीकी में डूब गए। तेज आंधी और तूफान की वजह से 220 केवी की हाई ट्रांसमिशन लाइन सिब्बी से लेकर कोयटा तक ट्रिप कर गई, जिससे कोयटा, कल्लात, मस्तूम, नोशकी, चाही, किला अब्दुल्ला, पशीन और बोलान में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बिजली न होने से शहरियों को सहर के वक्त शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। कैस्को ज़राए का कहना है कि मुतासरा अजला को मरहलावार मुतबादिल ज़राए से बिजली फराहम की जा रही है। जल्द ही तमाम इलाकों को बिजली फराहम कर दी जाएगी। उधर हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 11 में 6 रोज से बिजली बंद होने से शहरियों का सब्र जवाब दे गया। मुश्तरी मुजाहिरीन ने खुदा हाफिज बोर्ड चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया और टायरों को आग लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी। शहरियों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत करने के बावजूद हिस्को हुक्काम खराब ट्रांसफार्मर को तब्दील नहीं कर रहे। बलूचिस्तान में गुज़श्ता रात शदीद और तेज आंधी की वजह से 220 केवी के सिब्बी-2 कोयटा लाइन ट्रिप कर गई। और कैस्को का कहना है कि सिब्बी समेत बलूचिस्तान के 32 अजला में 9 घंटे बाद बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई है। आपको इस वक्त तक क्या हम इत्तलात दें, 32 अजला में 9 घंटे बाद बिजली की फराहमी बहाल हुई है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ बुशरा कमर से। बुशरा, ये क्या सूरत हाल रही और अभी कौन कौन से इलाके ऐसे भी हैं जहाँ बिजली की फराहमी नहीं? जी, गुज़िश्ता शब आंधी और जो तेज हवाएं हैं उसके बायस सिब्बी टू कोयटा जो है जो कैस्को की लाइन है, बिजली की लाइन है, वो ट्रिप कर गई थी, जिसकी वजह से 8 अजला जो है वो बुरी तरह से मुतासर हुए, जबकि दीगर अजला जो है वहाँ पर बिजली आती जाती रही, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने ना सिर्फ अंधेरे में रात गुजारी बल्कि सहरी भी जो है उन्हें अंधेरे में ही करनी पड़ी, जिसके बाद कैस्को हुकाम ने अपने अमले को जो है वो लाइन की मुरम्मत के काम के लिए भिजवा दिया था, लेकिन रात की वजह से काम करने में काफी ताखीर हुई, जिसकी वजह से शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब कुछ इलाकों में जो है वो बिजली की बहाली कर दी गई है, जबकि दीगर इलाकों में बिजली की बहाली का काम किया जा रहा है। कैस्को काम के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के अंदर अंदर कोयटा समेत बलूचिस्तान के जो 32 अजला हैं वहां पर बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएगी। जी शुक्रिया बुशरा, आपने हमें सूरत हाल से आगाह किया। बलोचिस्तान से रुख करेंगे कराची का, जहां के इलेक्ट्रिक का शहरियों पर जुल्म जारी है। गुलशन इकबाल, सफूरा, मलीर, ओल्ड सिटी एरिया, सदर, नॉर्थ नाजमाबाद, नागिन चौरंगी, यूपी मोड़, गुलबर्ग समेत कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। बिजली न होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे कराची में अपने नुमाइंदे मोहम्मद हम्माद से। हम्माद, बताइएगा इस वक्त भी क्या वहां पर बिजली की फराहमी बंद है? जी देखिए, बिल्कुल जो है केएलसी की जानिब से शहर कराची में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। आज भी शहरी के औकात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है लोड शेडिंग की गई, जिसमें गुलशन इकबाल, लांडी, कोरंगी, आवामी कॉलोनी, कायदाबाद और इसके साथ साथ बहादुराबाद के जो इलाके हैं वहाँ पर जो है गैर लानिया लोड शेडिंग की जाती रही। सुबह सवेरे शहरी के टाइम पे जो है शहरियों ने जो है अंधेरे में जो है शहरी की, और शहरियों का ये कहना है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर नानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है रमजानुल मुबारक के शहरी के टाइम पे जो है रोज की बुनियाद पर जारी है। ताहल इलेक्ट्रिक के तर्जुमान से जब बात की जाती है तो उसका यही कहना होता है कि शहर में फीडर्स और फनी खराबी के बायस जो है लोड शेडिंग होती है। ताहल गैर नानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हम्माद, अपडेट कर रहे थे कराची से।
फैसलाबाद में खुशगवार मौसम के बावजूद लोड शेडिंग में कमी नहीं ला जा सकी। शहरियों का कहना है कि गैर-एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया पहले से भी ज्यादा कर दिया गया है। सहर व अफ्तार में बिजली की बंदिश से रोजादारों को मुश्किलात है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ उस्मान सिद्दीक से। उस्मान, बताइएगा लोड शेडिंग पर आवाम क्या रद्द-ए-अमल दे रही है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 रोज़ से फैसलाबाद का मौसम तो काफ़ी ठंडा है। सूरज और बादलों की आंख मचौली का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहर मैनचेस्टर का मौसम काफ़ी ठंडा दिखाई दे रहा है। और ऐसे ठंडे मौसम में फेस्को का सिस्टम भी ठंडा पड़ गया है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से ट्रिप किए गए फीडर्स को फेस्को की जानिब से अभी तक ठीक ही नहीं किया गया। शहर के बेशतर इलाके जो हैं वो दिन के वक्त जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि सहर व अफ्तार में शहर के मुतअद्दिद इलाकों में जो गुज़िश्ता 2 रोज़ से फीडर ट्रिप हुए हैं वो अंधेरों में डूब जाते हैं। फेस्को की जानिब से दावे बड़े बड़े किए गए थे रमज़ानुल मुबारक से पहले कि क्विक सर्विस रिस्पॉन्स जो है वो दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही बारिश हुई है, थोड़ा सा मौसम ने अपने तेवर जो है वो ठंडे होकर दिखाए हैं, तो फेस्को का सिस्टम पूरे का पूरा ही ठंडा हो गया है, जिसकी वजह से जो रोजेदार हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। करे थे फैसलाबाद से रुख करेंगे झंग का, जहां एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से तजावुज कर गया है, जिसके बायस शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। मसाजिद में वजू के लिए पानी तक नायाब है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे सफ्तर वसीम से। सफ्तर, बताइएगा सूरत हाल में कोई बेहतरी आई है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए लोड शेडिंग की तो जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, उसी तनासुब से जो है बिजली की लोड शेडिंग ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ झंग में, जहाँ मुसलसल 2-2 घंटे की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि घरों और मस्जिदों में पानी तक नायाब हो चुका है। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, आप बताइएगा, आप इस लोड शेडिंग के हवाले से क्या कहना चाहिए? ना कारोबार है, ना मस्जिदों में बिजली पानी है, ना कहीं, यानी कि बिजली की वजह से पूरा निज़ाम दरम बरम है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि जो उन्होंने वादे किए कम से कम वो पूरे करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ के शहरियों की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि जैसे ही माह मुकद्दस शुरू हुआ है, बिजली की लोड शेडिंग के दौरानी को बढ़ाना हुकूमत पर एक सवालिया निशान है। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर गर्मी की, तो झंग में गर्मी का पारा जो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है, जिसकी वजह से गर्मी और लोड शेडिंग के सताए रोजेदारों का कहना है हुकूमत पाकिस्तान झंग से। वेलकम बैक। बात करेंगे मौसम की। कराची में आज भी बूंदाबांदी की पेशगोई है। सुबह से ही बादलों ने शहर कायद पर साइबान बना दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादलों की मौजूदगी के बावजूद दर्जा हरारत 37 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इस बारे में मजीद भी तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ सिद्रा डार से। सिद्रा डार, बताइएगा शहर कायद के मौसम के हवाले से क्या पेशगोई की जा रही है? जी, कराची में आज दूसरा रोज़ है कि बादलों ने डेरे डाल रखे हैं और इस वक्त भी मौसम जुज़वी बरालूद है। धूप छाँव का सा माहौल है, क्योंकि सूरज के साथ बादलों की आंख मचोली का सिलसिला अभी भी जारी है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि अगले 24 घंटे में किसी भी वक्त कराची में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कराची का मौसम 2 रोज़ से काफ़ी बदल सा गया है, क्योंकि कहीं पर जब रमज़ान का आगाज़ हुआ था तो दर्जा हरारत 39 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था, लेकिन अब 2 दिन से कराची का दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही है। हवा में नमी ज़्यादा है, हब्स का सा माहौल है। आज समंदरी हवाओं की रफ्तार उस तरह से नहीं है जैसे कल थी, क्योंकि कल जुनूब मगरिबी सिम से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 36 किलोमीटर फी घंटा तक रही, लेकिन आज ये रफ्तार 16 से 18 किलोमीटर फी घंटा है। लेकिन आज मौसम जुज़वी बरालूद रहेगा और अगले 24 घंटे तक। शुक्रिया सिद्रा, आपने हमें शहर कायद के मौसम के हवाले से आगाह किया। मुल्क के दीगर शहरों के बाद मुल्तान में भी रिमझिम का सिलसिला जारी है। हल्की बूंदाबांदी और हवाओं के चलने से गर्मी का जोर टूट गया है। गर्मी की शिद्दत कम होने से शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे मुल्तान में अपने नुमाइंदा इमरान अरशद से। इमरान, बताइएगा इस वक्त मुल्तान के बासी किस तरह के मौसम को झेल रहे हैं? जी बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान का मौसम जो है वो हल्की बारिश के बाद खुशगवार हो गया है। दर्जा हरारत पिछले पहले रोज़े से लेके अब तक जो है वो 42 से 45 सेंटीग्रेड तक रहा है, जिसके बाद रोज़ादारों को खासी दिक्कत का सामना भी करना पड़ा। इस वक्त हम किला कोना कासम बाग में मौजूद हैं, जहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे पहुँची हुई है। एक हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। जी, आप बताइएगा, आपका रोज़ा है तो किस आज का रोज़ा जो है मौसम किस तरह, आप रोज़े में भी आप बाहर निकले हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं मौसम को, क्या देख रहे हैं आज का मौसम जो है? अल्लाह का शुक्र है, आज बारिश आई है बहुत दिनों बाद। गर्मी की पहली बारिश है। रोज़े थे, पहले रोज़े बहुत गर्म थे, बड़ी मुश्किल से वो पास होते थे।
तो अल्लाह का शुक्र है बारिश आई है, बहुत सुकून है। हम आउटिंग के लिए यहाँ निकले हैं तो हमने कहा चलो घूम फिर आते हैं, रोज़ा भी है, रोज़े का टाइम भी पास हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने शहरियों ने अच्छा बहाना ढूंढ लिया है अपना टाइम पास करने के लिए, रोज़ा गुजारने के लिए, रोज़े को ठंडा रखने के लिए। शहर औलिया मुल्तान में जो है वो बारिश हल्की हुई है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि 1 से 2 रोज़ तक जो है वो मजीद बारिशें होंगी और मौसम मुल्तान शहर औलिया का मजीद बेहतर होगा, मजीद इसमें बेहतरी आएगी और रोजेदारों को मजीद जो है वो बहुत शुक्रिया इमरान रशीद अपडेट कर रहे थे। आज समंदरों का आलमी दिन है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान इस नेमत के होते हुए इसकी वो कदर नहीं करता जो इसका हक है। कराची के समंदर में रोजाना डलने वाला 450 मिलियन गैलन फजला इसको आलूदा कर रहा है। रिपोर्ट करेंगे सिद्रा डार। कुर्रे अर्ज पर खुदा ने 3 हिस्से समंदर के और 1 हिस्सा जमीन का रखा है। पाकिस्तान का समंदर जो बहराए अरब कहलाता है, गर्म पानी और आबी हयात की बदौलत दुनिया भर में एक खास मुकाम रखता है। सर समंदर की अगर मैं बात करूं तो 450 मिलियन गैलन जो है वो अनट्रीटेड वेस्ट समंदर में जाता है रोज कराची के शहर से। समंदर में डाले जाने वाला फुजला किस हद तक नुकसानदेह है, इस हवाले से मैरीन एक्सपर्ट उमर शाहिद का कहना है कि समंदर को आलूदा करने वाले इस फुजले में प्लास्टिक बैग सबसे ज्यादा आबी हयात को नुकसान पहुंचाते हैं। जितने भी कंटेंट्स हैं वो मछली में आ जाते हैं और फिर आप उनको खाते हैं, फिर इंसानी ग़िज़ा के अंदर शामिल हो जाते हैं। समंदर पर जरूर आए, लेकिन तफरी के बाद इस बात का ख्याल रखें कि घर को लौटते वक्त खाने पीने की अशिया के रैपर्स और दीगर कूड़ा समंदर की नजर न करें। सिद्रा डार, न्यू न्यूज़, कराची। कराची के शहरियों के लिए परेशान कुन खबर। शहर कायद में जगह जगह बोरिंग और कुओं की खुदाई से जेर जमीन पानी की सतह खतरनाक हद तक कम होने लगी है। सरफराज कायम खानी की रिपोर्ट। शहर कायद में पानी की किल्लत शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। शहर में जेर जमीन पानी की सतह खतरनाक हद तक कम होती जा रही है। माहिरीन कहते हैं कि जेर जमीन पानी की सतह में कमी की वजह शहर में जगह जगह बोरिंग का बढ़ता हुआ रुझान और कुएं की खुदाई है। पहले तो पानी ज्यादा था, हमारा काम भी 2-3 साल पहले स्टार्ट था। एक ही मशीन थी, अभी एक मशीन की जगह पे हमारी 5 मशीनें, फिर भी इतने आर्डर हैं कि हम नहीं पहुंच सकते। शहरियों का कहना है कि एक तरफ लोड शेडिंग का अजाब और दूसरी तरफ पानी की किल्लत। महंगे दामों टैंकर खरीदें या फिर बोरिंग करवाएं। पहले यहाँ कभी ऐसी पानी की किल्लत नहीं हुआ करती थी और अब देख लें आप, गली गली में बोरिंग हो रही है, पानी नहीं है। अगर सिंध हुकूमत ने पानी के मसले को संजीदगी से न लिया तो शहर में पानी के बड़े बहरान का खदशा है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ सरफराज कायम खानी, नियो न्यूज़, कराची। उधर लाहौर के इलाके मुगलपुरा में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। अहले इलाका कहना है कि सहर और रफ्तार हो या नमाज तरावी हो, बिजली आने का नाम नहीं लेती। बिजली न होने से इलाके में पानी भी गायब है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जुबैर साजिद ढिल्लू से। जुबैर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जुबैर साजिद ढिल्लू से हम राब्ता कायम करेंगे। इस वक्त आपको बताते चलें कि लाहौर के इलाके मुगलपुरा में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया है। अहले इलाका का कहना है कि सहर हो या अफ्तार हो या नमाज तरावी हो, बिजली आने का नाम नहीं लेती। बिजली ना होने से इलाके में पानी भी गायब है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो इस मुश्किल पर एहतजाज करते भी दिखाई देते हैं। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया है। अहले इलाका का कहना है कि सहर हो या अफ्तार हो या नमाज तरावी हो, बिजली आने का नाम नहीं लेती। बिजली ना होने से इलाके में पानी भी गायब है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि सख्त गर्मी का मौसम है, इसके बावजूद भी लेस्को की जानिब से बिजली की फराहमी में वो तवातुर और तसलसल नहीं है जिसकी तवक्को की जा रही थी। और यह भी कहा जा रहा था कि सहर और अफ्तार के औकात में बिजली की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, लेकिन कराची की तरह लाहौर में भी जो बिजली फराहम करने वाली कंपनीज हैं वो अपने वादे को वफा करती दिखाई नहीं देती। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। जुबैर साजिद हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जुबैर, बताइएगा क्या सूरत हाल में कुछ बेहतरी हुई है?
अवैस मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके मुगलपुरा में। यहाँ बदकिस्मती से रमज़ानुल मुबारक के महीने में सहरी हो अफ्तारी हो ना पानी मिलता है इलाका मकीनों को और ना ही लाइट की दस्तयाबी है। बत्ती कहीं गायब हो चुकी है। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि कब कब लाइट आती है, कितने घंटे की लोड शेडिंग है। ज़राए के मुताबिक हमें ये लोग भी बताते हैं 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग है। अच्छा बताइए, सहरी और अफ्तारी के वक्त क्या लाइट दस्तयाब होती है आपके पास? अक्सर का लाइट चली जाती है और बगैर गैर अलानिया लोड शेडिंग हो रही है। हमें कोई शेड्यूल नहीं दिया गया कि चलो भाई उससे पहले हम पानी भर लें या उसके बाद अफ्तारी का अपना इंतजाम कर लें। जब वो अफ्तारी होनी शुरू होती है, अजान होती है, लाइट चली जाती है। बाद टाइम तरावियाँ पढ़ते हुए इस कदर घुटन होती है मस्जिद में, लाइट बिल्कुल नहीं आ रही होती है। ये वैसे आपने सुना 70 साल हो गए पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पे बने, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे रमजानुल मुबारक में लाइट मौजूद नहीं है तरावियों के वक्त। यहाँ पे एक और शहरी है, इनसे बात करते हैं। अच्छा बताएं क्या क्या इशूज आ रहे हैं, लाइट और पानी का क्या इशू है? सर ना लाइट आती है ना पानी आता है। अफ्तारी टाइम, तरावियाँ टाइम, यहाँ तक कि जुमे के टाइम तक पे यही सिचुएशन है इनकी। और मियाँ साहब गर्मी की शिद्दत देखो और अपनी करतूतें देखो। ये ख्वाजा आसिफ बातें बहुत करता है लेकिन ये है हिजड़ा, बस और कुछ भी नहीं है। ये इतनी हमारे छोटे छोटे बच्चे बहनें जो घरों में रहती हैं वो गर्मी के साथ बेहोश हो रही हैं। जिन्होंने रोज़े रखे होते हैं वो लोग मर रहे हैं और इनको कोई परवाह नहीं है। ये 4-4 टन के एसीओ में बैठे होते हैं। इनको हया आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। ज़ुबैर साजिद हिंदू बात कर रहे थे लाहौर के शहरियों से, किस तरह लाहौर के शहरी मुश्तिल हैं बिजली ना होने पर। इस वक्त लाहौर के इलाके मुगलपुरा में बिजली का बहरान संगीन हो चुका है। कुलभूषण जाधव केस की बात करें। आलमी अदालत इंसाफ के सदर अरुण इब्राहिम पाकिस्तान और भारत से केस पर तबादला ख्याल करेंगे। अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे। आलमी अदालत इंसाफ के सदर रोनी इब्राहिम पाकिस्तान और भारत से इस केस पर तबादला ख्याल करेंगे और केस की अगली समाअत की तारीख भी देंगे। भारत अपने एजेंट कुलभूषण यादव की नुमाइंदगी करेगा और केस की आखिरी समाअत 18 मई को हुई थी। कुलभूषण को गुज़िश्ता साल 3 मार्च को सूबा बलोचिस्तान से हिरासत में लिया गया था। अटॉर्नी जनरल की सरबराही में कानूनी टीम इस वक्त हॉलैंड के शहर हेग में पहुंच चुकी है। एडहॉक जज के लिए 3 नाम पेश किए जाएंगे पाकिस्तान की कानूनी टीम की जानिब से, जिसमें से एक नाम का इंतखाब आलमी अदालत इंसाफ करेगी। सस्ता रमजान बाजार, मकसद सब्सिडी या फिर कुछ और? मॉडल टाउन लिंक रोड लाहौर रमजान बाजार में कम उम्र बच्चों से मजदूरी कराई जाने लगी है। स्टॉल से लेकर छाबड़ी उठाने वालों तक कम उम्र बच्चे काम करते नजर आते हैं। सस्ता रमजान बाजार, मकसद सब्सिडी या कुछ और? मॉडल टाउन लिंक रोड रमजान बाजार में कम उम्र बच्चों से मजदूरी कराई जाने लगी है। स्टॉल से लेकर छाबड़ी उठाने वालों तक कम उम्र बच्चे काम करते नजर आते हैं। रूबा, हमें इस सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉडल टाउन लिंक रोड के रमज़ान बाज़ार में, जहाँ पर आवाम को सस्ती अशिया खुरनोश फ्राहम करने के लिए सस्ते स्टॉल्स लगाए गए हैं। और दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का एक बड़ा दावा चाइल्ड लेबर की नफ़ी है और यहाँ पर ही पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाए गए रमज़ान बाज़ार में चाइल्ड लेबर्स, बच्चों की एक बड़ी तादाद हमें यहाँ पर नज़र आई है, जो कर यहाँ पर छाबड़ी का काम कर रहे हैं, लोगों का सामान उठा के लेके जा रहे हैं और स्टॉल्स पर भी काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं वो यहाँ पर किसके कहने पे काम करते हैं और अगर यहाँ पर काम करते हैं तो क्या इसकी उनको पैसे वगैरह मिलते हैं? आप मुझे बताओ, यहाँ पर काम क्या करते हो, कितनी देर से कर रहे हो और पैसे मिलते हैं? हमें यहाँ पे 4 साल हो गए काम करते हुए ये छापे का, और यहाँ पे हम अपनी मर्जी से आते हैं, हम पढ़ते भी साथ में। कितने पैसे मिलते हैं? कोई 50 दे देते, कोई 40, कोई 100 दे देता है, अपनी मर्जी से दे देते हैं। कभी किसी ने मना नहीं किया कि आप यहाँ पे आके काम ना करो? कभी नहीं, कोई बोलता है कि क्यों करते हैं, हम कहते हैं साथ में हम पढ़ते हैं, फिर कहते हैं ठीक है पढ़ना है साथ में। जी बिल्कुल, बच्चे मौजूद थे जो यहाँ पर चाइल्ड लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं। आप भी यहाँ पर काम कर रहे हो, क्या काम करते हो और ये बताओ कि पैसे कितने मिलते हैं? क्या आपको मार्केट कमेटी वाले, रमज़ान बाज़ार वाले भी पैसे देते हैं या लोग अपने तौर पे देते हैं? लोग अपनी तौर पे पैसे देते हैं, कोई 50 दे देता है, कोई 100 देता है, कोई 20 दे देता है और इतने से पैसे बस देते हैं। जी बिल्कुल, ये वो बच्चे हैं जो कि कौम के ममार हैं और पंजाब हुकूमत जो कि एक बड़ा दावा करती आ रही है कि चाइल्ड लेबर किसी सूरत में कबूल नहीं की जाएगी, चाहे वो घरेलू हो या फिर मार्केट्स में हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस इलाके के काउंसलर, रमज़ान बाज़ार के कोऑर्डिनेटर भी हैं, वो उनसे बात कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जबकि चाइल्ड लेबर की नफ़ी है पंजाब हुकूमत की जानिब से, आप एक कारकुन हैं और यहाँ का इंचार्ज भी हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं चीज़ों को, तो यहाँ पर उसके बावजूद बच्चे काम कर रहे हैं, क्या वजह है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैडम ये आपको बात बताऊं, इन बच्चों को हमने बारहा मना किया है कि आप ऐसा काम ना करें, लेकिन इनके वालिदैन भी साथ यहाँ पर बैठे होते हैं और इनकी वजह से हमारा एक जो है ना सिविल डिफेंस का मना करते हुए एक जो टर्मिनेट हो गया है एक आदमी। अब ये देखें, हमने आवाम की सहूलत के लिए रेडी आप देख रहे हैं, इस पर थोड़ा आप मारे ना कैमरा, तो ये हमने आवाम की सहूलत के लिए रखा। अब ऐसे बच्चे हैं जिनको हम बार बार मना करते तो हम उनको बार बार रोना शुरू करते, जिस पर फिर ये दिखाया जाता है कि इनको क्यों मारा जा रहा है। ये तो वो बच्चे हैं जो कि यहाँ पे रमज़ान बाज़ार में आप लोगों की इजाज़त के बगैर दाखिल कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले तो सवाल ही है, इनके पास जो है वो बाकायदा सामान है, किसी के पास वो टोकरी है, किसी के पास शॉपर्स हैं, वो फ़रोख्त भी कर रहे हैं। आपने इन बच्चों को अंदर एंटर कैसे होने दिया? और फिर अगर ये एंटर हो गए, फिर आप लोगों की इंतज़ामिया क्या कर रही है? यहाँ पर इतना बड़ा अमला है, वो क्या कर रहा है? मैं आपको बात बताऊँ, हमने इनको धक्के भी दिए हैं। अब इन बच्चे हम इनको मार भी नहीं सकते, हमें भी अपने बच्चे नज़र आते हैं। चाइल्ड लेबर का विजन सिर्फ ज़बानी था कि ज़बानी, इनको कोई काम, इनको घरों में जाके अगर इनको इनकी मदद कर दी जाए या वाकई सब्सिडी वाली चीज़ें मिले तो फिर ये क्यों काम करें? मजबूर है काम करने में। नहीं, इनके माँ बाप भी साथ फिर रहे हैं, ये नहीं है, इनके वालिदैन भी साथ फिर रहे हैं। वालिदैन इनके भेजते हैं, वालिद जो है ना वो छापड़ी ले आएगा, फिर बच्चे को चल भाई शुरू हो जाओ। हम ये देखो जितनी ये हमारे साथ जितने भी TMO के जितने सरकार ये मना करते हैं, अब पिछले गेट से आ जाते हैं, इनको वहाँ से भी हमने मना किया है, लेकिन इनके वालिदैन आ जाते हैं, वो फिर तरले मिनते शुरू कर देते, हमने हालांकि बाहर निकालते। हम कहते हैं भाई आप खुद करो, इन बच्चों से क्यों करवाते हो? जी बिल्कुल, हमारे साथ रमज़ान बाज़ार मॉडल टाउन लिंक रोड के कोऑर्डिनेटर मौजूद थे, जिनका कहना था कि यहाँ पर चाइल्ड लेबर बिल्कुल है, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि वो उनकी मर्ज़ी से नहीं हो रहा, वो मना भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चे, वालिदैन, पूरे के पूरे ख़ानदान यहाँ पर चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि इंतज़ामिया का एक बड़ा अमला, यहाँ पर बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है, उसके बावजूद चाइल्ड लेबर जिसको एक कानूनी जुर्म करार दिया गया है, और जो वज़ीर आला पंजाब है मियां शहबाज शरीफ, उनकी जानिब से बड़ी सख्ती से निपटने की यहाँ पर दावा किया गया था, लेकिन ये उन्हीं का लगाया हुआ सस्ता रमजान बाजार है पोश इलाके में लाहौर के, और यहाँ पर सरेआम बच्चे। शुक्रिया रूबा, आपने हमें सारी सूरत हाल से आगाह किया। हुकूमत ने ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक छुट्टियां 26, 27 और 28 जून को होंगी। सरकारी मुलाजमीन की मौजें हैं जो कि 5 छुट्टियों के साथ ईद मनाएंगे। छोटी ईद की छुट्टियां, सरकारी मुलाजमीन की मौजें लग गई। हुकूमत ने 26, 27 और 28 जून को ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। सरकारी मुलाजमीन लंबी छुट्टियों से मीठी ईद का मजा उठाएंगे। हफ्ता और इतवार की छुट्टी साथ मिलने से 5 दिन ईद की खुशियां बांटेंगे। कुछ आलमी खबरें शामिल करेंगे। ईरान ने पार्लियामेंट और इमाम खुमैनी के मज़ार पर हमलों की जिम्मेदारी सऊदी अरब और अमरीका पर डाली है। तेहरान में होने वाले हमलों में 13 अफराद जांबाग जबकि 42 अफराद जख्मी हुए थे। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना है कि हमलों ने ईरान के दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को मजीद मजबूत किया है। ईरानी हुक्काम ने दावा किया है कि उन्होंने तेहरान में तीसरा हमला नाकाम बना दिया, जबकि दाइश ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि ईरान में ये उनकी पहली कार्रवाई है। अरब इत्तेहाद के कतर से तनाज़े में नया मोड़ आ गया। तुर्की ने कतर के शाना बशाना खड़े होने का फैसला कर लिया। तुर्क पार्लियामेंट ने कतर में फौज भेजने की मंजूरी दे दी है। तुर्क हुक्काम के मुताबिक कतर में 3000 फौजियों की जल्द तैनाती के साथ साथ वहां पर खुराक और पानी की फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि कतर को तनहा कर देने से मसाइल हल नहीं होंगे। तुर्की इस इलाकाई बहरान को खत्म करने के लिए तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाएगा। इसके साथ ही 10 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए नियो न्यूज़। उठो शाहिद,